हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। ऑडिट पढ़ने आप आ गए, इसका मतलब है आप एंड पे पहुंच गए हैं कैफ के। या कहीं FR1 के साथ तो नहीं उठाया हुआ? कोई पता नहीं, आपने सोचो कि अच्छा वो जो है ना किताबें देखी, किसकी किताब ज़्यादा बड़ी है, किसकी किताब ज़्यादा छोटी है, चलो ठीक है जो है ना वो ऑडिट उठा लेते हैं। तो ऑडिट में जो मेरे सामने लोग हैं, मैं ये थ्रू आउट एज्यूम करूँगा कि आप लोग आखिरी पेपर में पहुँच गए हैं। इस अजम्पशन के पीछे ना बहुत सारी अजम्पशन है। एक अजम्पशन ये कि जो पीछे के सब्जेक्ट हैं वो आपको आते होंगे। अगर मैं चलते चलते अचानक से कह दूंगा अरे ये तो NTR वाली बात हो गई, तो मैं बड़े फातिहाना अंदाज में आपकी तरफ देखूंगा कि चेहरों पे मुस्कुराहट होगी कि हाँ सर NTR नॉर्मल टैक्स वाला वो मामला हो जिस पे प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। तो अगर चलते चलते मैं कहूँगा ये तो एक्रूअल का कॉन्सेप्ट है, तो आई वुड बिलीव कि आपको एक्रूअल का पता है। अगर मैं कहूँ ये तो प्रूडेंस की प्रैक्टिस ही नहीं है ऐसी, तो मुझे अंदाज़ा होगा कि अकाउंटिंग में अब अगर मैं ये कहूँ, मैं कहूँगा इस चीज़ को डेबिट करेंगे तो वो तो आपको आता होगा। तो ऐसे ही मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि आपको चीज़ें आती हैं, क्योंकि अब आप थोड़े से मैच्योर पेपर में आ चुके हुए हैं। दूसरा, इस अजम्पशन का मतलब है कि मैं मानता हूँ कि आप लोग वाकई मैच्योर हो चुके हैं। अब वो सुहाने दिन गए बीलो सीलो वाले, अब शुगर मोल कल का टाइम ख़त्म हो गया। वो जो 5-5 दिन क्लासें होती थी उसमें भी एक दिन टेस्ट हो जाता था, वो कहानी ख़त्म। अब ऑडिट में आ गए, 6 दिन की क्लास होगी, हर हफ्ते लिखाई की प्रैक्टिस होगी, तकलीफ़ दी जाएगी, परेशान किया जाएगा। तो मैं एज्यूम करूँगा कि आप लोग जो है वो इस टाइम पे तैयार हैं ज़्यादा पढ़ने के लिए और मेहनत करने के लिए। बीलो की किताब रखें, उस पर सीलो की किताब रखें, उसके ऊपर अपने हाथ से लिखे हुए दोनों के रजिस्टर रख दें। ऑडिट का इतना सिलेबस है, सिंपल। कितना शुगर मुगल हो गया? नहीं, डरा नहीं रहा, सच बता रहा हूँ। असल में मैं ज़ीरो पे लेके आ रहा हूँ, आप माइनस में गए हुए हैं कि वो बाबदी साहब के पास आते हैं तो बस 4 दिन पढ़ाई के होते हैं, उसमें भी बीच में हल्का फुल्का ज़रा इजी रहता है माहौल। तो अब सब्जेक्ट बड़ा है, और दूसरा आपकी आदतें ख़राब हो चुकी हैं। आपकी नज़र में थ्योरी वाले पेपर को ना थोड़ा बहुत लिख लें, थोड़ा बहुत रट्टा मार लें, निकल जाता है। अब इसमें थ्योरी की क्वांटिटी भी ज़्यादा है और लॉजिक भी ज़्यादा है और राइटिंग की प्रैक्टिस भी ज़्यादा है, बट मुश्किल पेपर नहीं है। मैं नॉर्मली कहता हूँ ऑडिट के बारे में कि ऑडिट मजलूम पेपर है, क्योंकि ऑडिट अकाउंटिंग्स के साथ है। और अगर मैं एक तजर्बा करना चाहूँ, आप लोगों ने FR1 के साथ बीलो पढ़ा होगा। FR1 के कुछ नोन टॉपिक्स आप मुझे बता सकते हैं, कोई ज़रा ऐसे जो ज़रा ज़्यादा मेन नोट होते हों? नहीं, इसको भी बेचारे को बड़े अरसे से लिखने लिखाने की आदत नहीं पड़ी हुई। आप कोई मेन टॉपिक बता रहे थे? IAS 16 और IAS 36 सबकी नज़र में, और 40, 20, 23। अच्छा, अगर मैं कहूँ, मैं पूछूं टोटल टॉपिक्स कितने हैं? 13, 12, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी किताब कौन से टीचर से पढ़ के आए हैं। किसी ने टॉपिक जोड़ के बता दिया, किसी ने अलग अलग चैप्टर बता दिया, किसी ने बैड डेट को एक टॉपिक कह दिया, किसी ने किसी और के साथ जोड़ दिया। तो 12 से 13 टॉपिक्स, ठीक है जी। हमारे पास 12 या 13 टॉपिक्स हैं। IAS 16 कितने सवाल इसके प्रैक्टिस किए थे? अब जब मैं पूछ रहा हूँ कितने सवाल, तो क्लास में कितने किए थे, घर जाके प्रैक्टिस कितनी की थी, पास पेपर कितने किए थे, पेपरों के दिनों में कितने सवाल किए थे? IAS 16 के कितने सवाल लिख के किए थे? 25-30। कितने सवाल लिख के किए थे? 8 से 10। कितने सवाल लिख के किए थे IAS 16 के? 30 से 35। कितने सवाल लिख के किए थे? जी आप जी 20। ये गली जहाँ ख़त्म हो रही है, कितने सवाल लिख के किए थे? जी बिल्कुल, मेरे सामने जो भाई कैप वाले भाई जिनको उसामा कहते हैं। ऑडिट में एक टॉपिक आएगा, याद रखना है, उसका नाम होता है सैम्पलिंग। वहाँ एक लफ्ज़ आएगा एनोमली, ठीक है? मुझे
उस वक्त मैं आपको याद कराऊंगा कि एनॉमली किसे कहते हैं। एनॉमली पॉपुलेशन में मौजूद एक ऐसे आइटम को कहते हैं जो बाकियों से बिल्कुल मुनफरिद हो, ठीक है। तो मैंने इसीलिए जो है ना एक प्लांटेड रिस्पॉन्स लिया, मैंने कहा ज़रा एक अपने बंदे से पूछते हैं। तो वो जो है ना वो भाई हमारी टीम मेंबर थे, वो ज़रा रिलैक्स माहौल के आदी थे। अच्छा जी, वो वाले भाई ब्राउन शर्ट में, जी जी 20 किए थे। मैं ऑन एवरेज क्या लिखूं कि एक बच्चा कितने सवाल करता है? ये 16 के 25 एक सेफ एवरेज है। तो IS 23 के तो कम करते होंगे सवाल, वो तो 3-4 में हो जाता होगा काम। सर 3-4 तो एक दिन में टीचर ही करा देता है, फिर उसके बाद घर जाके करते हैं, फिर पास पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, फिर रिवीजन के वक्त करते हैं। मैं टोटल सवाल पूछ रहा हूँ, ये भी अपने उम्मीद कर रहा हूँ टोटल बताए हैं। आई बिलीव टोटल इससे भी ज़्यादा है, लेकिन चलें लो साइड पर रखते हैं। 20 सवाल लगा लूँ IS 23 के। मैं औसतन छोटे बड़े हर तरह के टॉपिक की एवरेज 20 लगा सकता हूँ। फाइनल अकाउंट का टॉपिक उसमें या FR2 में? R2 में, ठीक है। IS 16 का सवाल पहली दफ़ा जब आपने किया तो आपको लगे 7.5 मिनट, नहीं 15 मिनट, नहीं आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट। पहली दफ़ा ना, ज़िंदगी में पहली दफ़ा कर रहे हैं। फिर लर्निंग का डेवलप होता गया। पहली दफ़ा आपने 40 मिनट में किया, अगले दिन 35 मिनट में किया, करते करते एक दिन आया आप 2 मिनट में सवाल कर लेते थे। नहीं, मतलब लोएस्ट भी आप 8, 10, 15 मिनट तो लगा ही देते हैं। तो लोएस्ट 15 है, हाईएस्ट 50 है, एवरेज कितने मिनट लगाऊं? 20 मिनट। 13 टॉपिक्स में 20 सवाल हैं और हर सवाल 20 मिनट ले रहा है ऑन एवरेज। एक काम करते हैं, अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 20 मिनट को आवर्स बना देते हैं। 20 मिनट कितने आवर्स होते हैं? 0.33, 1/3 ऑफ आवर है ना। तो ज़रा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 को 20 से और फिर 0.33 से 85.8। इतने आवर्स आपने FR1 लिखा है, उसके सवाल लिखे हैं क्लासेस के अलावा। अच्छा, इसी FR1 के पास एक पेपर है थ्योरी का, बी लॉ को कोई मशहूर चैप्टर बताते हैं 2-3 इसी तरह से जैसे इसके बताए। पार्टनरशिप के अंदर भी 3 चैप्टर हैं। जी चैप्टर 3 अगर ऐसे है तो फिर ऐसे सही। चैप्टर 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जी चैप्टर 14 आर्बिट्रेशन, चैप्टर 18 के अंदर की बात है। कोई और मशहूर? चैप्टर 7। लें जी, मैं सवाल फिर से वही लेके चलने लगा हूँ। ऑडियंस भी वही रखेंगे तो ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा। अल्लाह करे मुझे याद रहे, कितने सवाल चैप्टर 18 के लिख के किए थे पास पेपर्स के? सर पूरा चैप्टर याद कर लिया था, लिखा भी नहीं था, लिख लिया था। पास पेपर के सवाल नहीं लिख के किए। यहाँ से आपने बताया था चैप्टर 18 के कितने सवाल लिख के किए थे? सारे लिख लिए थे, सारे लिख लिए थे। 3 सवाल टोटल आए हैं आज तक, तीनों के तीनों लिख लिए। इतने तो मतलब वही बात है कि 3 है तो 3 तो लिख लेने चाहिए ना। वो भाई ने कहा मैं बस पढ़ लिया था। तो और कौन हजरात थे? ये भाई से पूछूंगा तो माइनस में चले जाएंगे। ये तो जब अकाउंटिंग के 4 से 5 वाले ने किए, वो ब्राउन शर्ट वाले भाई कोई नहीं लिख के किया था। मैं शायद चैप्टर गलत सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा अच्छा तगड़ा चैप्टर सेलेक्ट कर लेते ना। 14 बी लॉ का एक मुश्किल चैप्टर तो कंसिडर होता है ना। 14 के कितने लिख के किए थे पास पेपर के सवाल? नहीं लिखा था आपने। 14 के भी सारे लिख लिए होंगे? नहीं। 14 के कितने? अच्छा ठीक है, इन्होंने देखा जो भी 5 से कम होते हैं ना वो लिख के कर ली। 14 के कितने लिख के किए थे? स्केच वगैरह प्रॉमिसरी नोट वगैरह के बनाए थे, लेकिन पास पेपर के सवाल लिख के नहीं किए थे। यहाँ से 1-2 और ख़वातीन ने भी रिस्पॉन्स दिया था। मेरे ख्याल में सैम्पल चेंज कर लेते, मुझे तो ऑडियंस भूल गई है कौन कौन सी थी। अच्छा जी, कितने सवाल लिख के किए थे? 2 से 3। किसी ने चैप्टर 14 के 18 सवाल लिख के किए थे? क्लास में कोई ऐसा है जिसने 15 सवाल लिख के किए थे?
क्लास में कोई ऐसा है जिसने 10 सवाल लिख के किए थे? 6 सवाल लिख के किए थे? 6 सवाल पे एक हाथ खड़ा हुआ। 15 पे भी आगे एक हाथ खड़ा हुआ था, लेकिन ये भाई साहब खुद भी बीलो के स्पेशलिस्ट हैं थोड़े से। वही एनॉमली वाला कॉन्सेप्ट जी। 3 सवाल लिख के आप ये देखें कि एक भरी हुई क्लास में 3 सवाल का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो हमें बंदे नहीं मिल रहा है। चैप्टर 14 की बात हो रही है, बी लॉ का तकरीबन सबसे तकलीफ देने वाला चैप्टर। इधर बोरविंग कॉस्ट पे जनाब आपने 40 सवाल कर डाले, पता नहीं उसने आना भी है या नहीं आना पेपर में। तो प्रॉब्लम समझ आया न्यूमेरिकल और थ्योरी का। बी लॉ को फिर कितना टाइम मिला पास पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए? अच्छा, पेपर में आपने जाके ज़बानी सुनाना होता है? नहीं, लिखना होता है। न्यूमेरिकल में जाके ज़बानी सुनाना होता है? अच्छा, दोनों में पेपर में जाके लिखना होता है, लेकिन एक जगह आप पढ़ रहे हैं और एक जगह आप लिख रहे हैं। तो पेपर में जाके ज़्यादा कॉन्फिडेंट कहाँ होंगे? जहाँ लिखते रहे। ऑडिट अनफॉर्चुनेटली थ्योरेटिकल पेपर है, उसके साथ वही बुरी होने वाली है जो आपने चैप्टर 14 के साथ की है। लेकिन चैप्टर 14 के साथ ये करने के बावजूद यू आर 90% कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह बी लॉ तो पास हो जाएगा या हो चुका है। ऑडिट के साथ ऐसा हो नहीं पाएगा। तो अब ये ऐसी थ्योरी है जिसमें अब आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा कि क्या है, किस तरह से। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि इस पेपर के मसलों मसाइल क्या हैं, तो एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं। ये बेचारा ना बड़ा मजलूम सा पेपर है, मुझे हर दफ़ा बड़ा दुख होता है। या बहुत गंदा पढ़ाया जाता है या बहुत डरा के पढ़ाया जाता है, कोई तीसरी ऑप्शन ही नहीं है। या आप पढ़ते हैं पूरा सेशन कॉलेज से पढ़ के कहते हैं टीचर आके पता नहीं बोल के तो कुछ जाता था, समझ आज तक कुछ नहीं आई। या फिर ऐसा होता है कि टीचर आके कहता है भाई ऑडिट, बस मर जाओगे तुम लोग, तबाह हो जाओगे, दिन में 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो या बहुत डरा के पढ़ाया जाता है या बहुत कॉम्पिटेंट तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। तो जब ऑडिट में आप नाम देखने की कोशिश करते हैं तो आपको पूरे पाकिस्तान में गिनती के 2-3 नाम नज़र आते हैं जो कि रिकग्नाइज हैं। मैं एम्बेसडर्स की बात नहीं कर रहा। एम्बेसडर तो अचानक से किसी भी वीक में कोई भी नाम उठा के ट्रेंड चला देंगे। अचानक से एक किसी भी बंदे की 15 बंदों की टीम आएगी, वो अचानक से एक पोल जनरेट करेंगे। अच्छा, उस पोल में पिछले 15-20 साल से पढ़ाते हुए टीचर्स के नाम भी नहीं लेंगे, और जनाब उस पोल में अचानक से आपको एक ऐसे नए टीचर का नाम नज़र आएगा जिसने उतने बच्चे आज तक नहीं पढ़ाए होंगे जितना पोल में उसको वोट पड़ गए होंगे। तो उधर तो एक आर्टिफिशियल दुनिया चल रही होती है, पेड पोस्टें, पेड पोस्ट, एम्बेसडर्स। ये एम्बेसडर सिस्टम ने ना हकीकत से आउट कर दिया है। अब समझ ही नहीं आता फेसबुक पे क्या जेन्युइन पोस्ट है और कौन सी जो है वो एडमिशन घेरने वाली पोस्ट है। तो अगर आप रियलिटी में असल में इंसानों से जो दुनिया में जी रहे हैं, जिंदा इंसान जो कि असल इंसान है, उनसे फ़ोन करके पूछते हैं, उनसे मिल के पूछते हैं जी मैंने ऑडिट पढ़ना है, तो गिनती के 2-3 नाम आप सजेस्ट होते हैं। इसलिए कि ये मैच्योर पेपर है। जो लोग नॉर्मली पीछे की थ्योरी के पेपर पढ़ा रहे होते हैं, इस पेपर में आके वो कहते हैं कि भाई हम बाज ही रहें तो बेहतर है। तो इस सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा टीचिंग ऑप्शंस भी उस तरह से नहीं नज़र आती। रीज़न बीइंग, नंबर 1, एक सब्जेक्ट भारी है, इसके लिए बड़ी थॉरो नॉलेज चाहिए, और ज़ाहिर है फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही पढ़ने में फ़ायदा होता है। अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी हो जाता है मामला। दूसरा, इसमें बच्चे कम हैं, और ज़ाहिर है ग्रुप ए में जो बच्चे अगर आएंगे हज़ारों की तादाद में, तो ग्रुप बी में आएंगे सैकड़ों की तादाद में। तो इससे कॉलेज को बहुत ज़्यादा कमर्शियल फ़ायदे भी नहीं होते। तो इसलिए नॉर्मली कॉलेजेस पहले 3-4 पेपर्स पर ज़रा ज़्यादा जोर देते हैं, और आगे वाले पेपर्स में जो है वो आपको को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नज़र नहीं आ रही होती। तो ऑडिट भी बेचारा उसी चक्कर में मजलूम पेपर फंस गया। बड़ा कॉन्सेप्चुअल, बहुत मज़ेदार पेपर। ये वाहिद पेपर है जहाँ मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने लिख के याद करना है। ये एक ऐसा पेपर है कि फ़र्ज़ करें आपने ज़िंदगी में किसी दिन घर जाके किताब नहीं खोली, अगर आपने पूरे लेक्चर अटेंड किए हैं एंड आपको लिखना आता है, तो पेपर में जाते साथ ही आप 50% कॉन्फिडेंट होंगे कि मैं पास कर सकता हूँ। यहाँ लॉजिक बहुत ज़रूरी है, कहानी समझ आनी चाहिए। फिर इस पेपर की डिफ़िकल्टी ये है कि आप फम में नहीं है, और ये पेपर वो है जो फम में एक ऑडिटर क्या कर रहा होता है। तो फिर यहाँ माहौल वर्चुअली समझाना पड़ता है आपको।
बीलो सीलो में नहीं भी समझ आया आप रट्टा मार लेते हैं। इधर रट्टा इज़ नॉट द रेलिवेंट स्किल। और खुशी की बात है कि बड़ा पेपर और यहाँ रट्टा नहीं चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। अब इस दफ़ा पेपर आया बड़ा कॉन्सेप्चुअल, बड़ा मज़ा आया, इतने अच्छे फीडबैक आए स्टूडेंट्स की तरफ से, उन्होंने कहा सर वाकई पेपर में गए हैं तो ऐसा लगा कि बड़ा सुकून से निकल गया। और वहीं मैंने देखा है तो सैकड़ों ऐसे रिस्पॉन्सेज भी थे सोशल मीडिया पे कि जी ICAP ने तो हिस्ट्री का बड़ा टेढ़ा सा पेपर बना दिया और ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो क्या करके गए हुए थे, वो प्रोसीजर्स, फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंटिव प्रोसीजर एक टॉपिक है, वो 2-2.5 महीने तक क्लासों में चलता है और तकरीबन 100 के करीब सफ़े लोगों ने रटे मारे हुए होते हैं। ICAP ने उसमें से लॉजिकल सवाल पूछ लिया, अजर्शन बाय अजर्शन पूछ लिया। अब हम उसमें अजर्शन बाय अजर्शन ही हमेशा समझते हैं, हम लॉजिक समझते हैं, तो हम क्रैम नहीं कर रहे होते। तो अपने स्टूडेंट बड़े एक्साइटेड, 13 नंबर का सवाल, और जो रट्टा 100 सफ़ों को मार के गया हुआ था वो पेपर में जाके ICAP को गालियाँ दे रहा था। तो अप्रोच इसमें थोड़ी सी सही होनी चाहिए। इसमें ऑडिट इज़ मोर अबाउट लॉजिक एंड वेरी वेरी लेस अबाउट रट्टा। मैं पूरी किताब में मुश्किल से 2 जगह आपको कहूँगा याद कर लें। एक डेफिनेशन है छोटी सी, बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन, लेकिन अगर याद ना करें खुद से लिखें तो गुमान है कि गलत ना लिख दें। और एक जगह रिपोर्ट के कंटेंट्स आते हैं, उनको तरतीब में याद रखना पड़ता है, उसको आगे पीछे करें तो बुरा लगता है एग्जामिनर को। उसके अलावा मैं आपको रट्टा मारने का कहीं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको ड्राफ्टिंग का ज़रूर कहूँगा, मैं आपको राइटिंग की प्रैक्टिस का ज़रूर कहूँगा। हम क्लास में बाकायदा ड्राफ्टिंग के सेशंस कर रहे होंगे। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, फिर पीछे आके आपको दिखाता हूँ कि हमने शुरू में जो स्लाइड देखी थी उसका क्या मकसद था। मेन इश्यूज ऑडिट एंड एश्योरेंस के साथ क्या, बच्चा वैसे ऐसे ही हो जाता है, ऑडिट के सेशन के बीच में पहुँचता है ना तो वो तकरीबन इतना ही परेशान होता है। मैं चैट GPT से कहा भाई मुझे एक परेशान बच्चे की शक्ल दिखाओ जो कि बहुत वो अपने मामलात में उलझा हुआ है, तो उसने बिल्कुल सही अक्कासी की, उसने CA के एक बच्चे की तस्वीर दिखा दी। इश्यूज़ क्या है? अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग ऑडिट के ऊपर बीलो सीलो की रट्टे वाली अप्रोच लगा लेते हैं। ऑडिट इज़ नॉट दैट। आपको रट्टा नहीं चाहिए, आपको यहाँ लॉजिक चाहिए। अगर समझ नहीं आई ना तो हम आगे जा ही नहीं सकते। मेरी नज़र में ऑडिट का फर्स्ट फेज इज़ अंडरस्टैंडिंग। अगर क्लास में नहीं समझ आया मुझे जाने मत दें क्लास से, आज नहीं सर ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझ आया, जब समझ आएगा तो फिर हम ईजी होंगे। तो जब तक क्लास का हर बच्चा समझ नहीं चुका तब तक लेक्चर ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपने देखो कि हमारे नॉर्मली जो लेक्चर हैं वो 1 घंटे के 5 डेज़ होते हैं, जो बीलो सीलो में आपने देखा, लेकिन ये 1.25 घंटे का 6 दिन है। और छठा दिन ज़रा जज्बाती हो जाता है तो वो कई दफ़ा 1.25 से 1.5 पौने 2 तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन माहौल क्या बन गया छठे दिन। मैं बताता हूँ छठे दिन का भी क्या मामला है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट सबसे पहली चीज़ है। दूसरा, रिटेंशन, इसके नक्शे बनाने होते हैं कि एक ऑडिटर जब जाएगा तो वो किस सिचुएशन में कौन सी रिपोर्ट देगा, किस सिचुएशन में कौन सी रिपोर्ट देगा, क्या होगा तो वो इस तरफ जाएगा, क्या होगा तो वो इस तरफ जाएगा। तो हमें दोनों तरह की चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो यहाँ आपने अपने आप को ऑडिटर बना के सोचना है और दिमाग में पूरा नक्शा बनाना है कि अगर उसको रिस्क ज़्यादा मिला तो वो इस तरफ चला जाएगा, रिस्क कम मिला तो इस तरफ चला जाएगा, कंट्रोल्स में ये मसला हुआ तो ऐसे करेगा। तो ये दूसरा पॉइंट, लोग माइंड मैप नहीं बनाते, रट्टा लगा लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं, जबकि हमने क्रैम नहीं करना, हमने नक्शा बनाना है। तो शायद बाय द एंड ऑफ ऑल ऑडिट, जब सेशन एंड हो तो आपके पास क्या बना होना चाहिए, शायद आपके पास बनी होनी चाहिए 40 डायग्राम्स, एक एक सफ़े पे डायग्राम जो कि पूरा प्रोसेस बता रही है, ऑडिटर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा। तो यहाँ पे मैप ज़रूरी चीज़ है। ICAP के क्वेश्चन, ऑडिट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ICAP के सवाल अजीबोगरीब से पैटर्न पे आते हैं। यहाँ ये नहीं हो सकता मैं आपसे कोई टाइप 1 सवाल होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है। तकरीबन हर टॉपिक अपने तरीके से आता है, उसका अलग मिजाज है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे टॉपिक पे जाने के बाद, समझने के बाद देखते हैं कि ICAP उसमें किस मिजाज से पूछ रहा है, पास पेपर के सवाल देखते हैं, फिर हम उसकी एक अप्रोच डेवलप कर लेते हैं कि अगर इस तरह का सवाल आएगा तो हम अपने आंसर को ये 3-4 स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकेंगे। तो इस पेपर में ड्राफ्टिंग एक बड़ी ज़रूरी स्किल है, क्योंकि वो अभी तक डेवलप ही नहीं हुई। आप ये देखें कि FR1 और बीलो का जब आपस मुकाबला हुआ तो आपने FR1 पे 85 घंटे लिखा, उसके सवाल लिखे, लेकिन बीलो में अगर जितना आपने लिखा उसको मैं टोटल करूँगा तो वो तो 3-4 घंटे बनेगा, या शायद बस मॉक वाले दिन ही आगे 3-4 घंटे इकट्ठे लिखा होगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। जब समझ नहीं आती तो सवाल समझ नहीं आता, जब लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो लिखने के भी मसले आते हैं। अभी देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर देखेंगे हम इसको अब ओवरकम किस तरह से करेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच का बड़ा फ़र्क है। होता ये है कि आपको एक दफ़ा जब समझ आ जाती है ना कि ये बस इसको मैंने ऐसे पढ़ना है, तो आप हर चैप्टर को वैसे ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ नॉलेज दे रहे हैं,
कुछ ऐसे हैं जो उस नॉलेज की एप्लीकेशन दे रहे हैं। दोनों वर्ड्स में फ़र्क पता है? आसान, बहुत आसान ज़बान में नॉलेज रटे वाली चीज़ को कहते हैं और एप्लीकेशन उसको लॉजिक में ढालने को। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स बताओ, तो ये नॉलेज का सवाल है। और अगर कहा जाए कि एक बंदे ने दूसरे को ख़त भेजा और उसने जवाब देते हुए उसको एक चेक रवाना कर दिया और खुद ही से इंस्टॉलमेंट करा ली, तो बताओ सही हुआ या नहीं हुआ, ये एप्लीकेशन का सवाल है। कॉन्सेप्ट पीछे सेम है, लेकिन नॉलेज में उसने आपसे याददाश्त पूछी है और एप्लीकेशन में उसको सिनेरियो में फिट करके। तो यहाँ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ वो नॉलेज पूछ रहा होता है कि आपको मैप जहन में है आपके, और कुछ जगह वो आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में डाल के, आप एक ऑडिटर, आप फलाना जगह गए, ये प्रॉब्लम आया, बताओ उसको कैसे रिजॉल्व करोगे। ये ऐसा पेपर है कि यहाँ चैट जीपीटी भी बड़ा हेल्प कर देता है। फॉर एग्जांपल आप उसे कहते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक टॉपिक कराया, कुछ प्रोसीजर बताए, आपने चैट जीपीटी से कहा अगर मैं यहाँ ये 2 एक्स्ट्रा प्रोसीजर भी बताऊँ तो चलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको कराया, मैं आपको कहूँ कि जी जब फ्रॉड होता है तो ऑडिटर यूँ 3 स्टेप्स के थ्रू फ्रॉड पकड़ता है। तो हो सकता है आप चैट जीपीटी को जाके कहें मुझे पाकिस्तान में होने वाले 3 बड़े फ्रॉड बताओ, और बताओ ऑडिटर ने वो 3 स्टेप्स से कैसे पकड़े। वो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के बता रहा होगा। आप अपना राइटअप इंप्रूव कर सकते हैं। आप सवाल पेश करें और कहें मैंने ये जवाब दिया, बताओ इसमें क्या एरर्स हैं और मैं इसको कैसे इंप्रूव करूँ। तो इस पेपर में हमारे पास एक छोटा सा टीए चैट जीपीटी भी है, जो हर स्टूडेंट कभी भी उसको यूज़ करके थोड़ा सा अपनी ड्राफ्टिंग इंप्रूव कर सकता है। देन असल दुश्मन cos/MFA एंड R2 न्यूमेरिकल पड़ोसी। नॉर्मली क्या होता है, सीलो तो आपने अच्छी अव्वलीन फुर्सत में पढ़ लिया होता है, ऑडिट आपने उठाया होता है कई दफ़ा सीलो के साथ, लेकिन रिजल्ट आने पे आपको एहसास होता है कि आपको पहले पिछले पेपरों की तरफ ज़रा जाके उनको निपटा के फिर एंड पे आना चाहिए इधर। तो ऑडिट तक ना आते आते ऑडिट की क्लास में प्री रिजल्ट में बच्चे आते हैं, और पोस्ट में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट जो है वो ऑडिट और MFA में होता है। क्योंकि लोग ये उठा लेते हैं, लेकिन जब पीछे को पेपर रह जाए तो वो हमेशा पहले पीछे वाला क्लियर करके वापस फिर इसमें ऑडिट में आ रहे होते हैं। तो होता ये है कि ऑडिट जब आप पढ़ रहे होते हैं तो तब तक आपकी थ्योरियाँ ख़त्म हो चुकी होती हैं, आपने बीलो सीलो ज़्यादातर ने पास कर लिया होता है। तो फिर रेजिडुअल पेपर बचते कौन से हैं जिनके साथ ऑडिट का कम्बिनेशन आपका बन रहा होता है? कॉस्ट, MFA, R2। अगर ग्रुप ए का कोई रहता है तो नॉर्मली वो कॉस्ट रहता होता है, MFA और R2। तो इसके इर्द गिर्द इतने न्यूमेरिकल पेपर हैं, और न्यूमेरिकल पेपर के साथ आप क्या करते हैं वो हमने उधर देखा बोर्ड पे। तो इस ऑडिट को टाइम नहीं मिलता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये ऑडिट मुश्किल नहीं मजलूम पेपर है। इसको वो टाइम नहीं मिलता जो इसका ड्यू टाइम बनता है, जो होना चाहिए इसमें वो उस तरह से इसको नहीं मिल रहा। तो अगर हमने ऑडिट को इसका टाइम देना शुरू कर दिया, बीलो सीलो में मैं आपसे कहता था 1 घंटा या 50 मिनट दिन में बहुत होते हैं। ऑडिट में आइडियली आपको 2 घंटे दिन के एलोकेट करने चाहिए अदर देन क्लास ऑडिट के नाम। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आ गया, आपने रिवाइज कर लिया, जल्दी से नक्शा बना लिया, तो आप 1.5 घंटे 1.25 घंटे में भी फ्री हैं। लेकिन नो, दिस इज़ द पेपर जो आपकी तवज्जो मांग रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द पेपर जो कि स्कीम में, यानी कि जो मौजूदा चल रही है, इसमें ज़्यादातर टाइम पे जो ख़राब रिजल्ट आए हैं उनमें से ऑडिट अक्सर सर फहरिस्त रहा है। इसलिए नहीं कि ये मुश्किल है, इसलिए कि अप्रोच हमारी पुराने थ्योरी वाले पेपर उसकी तरह हो गई होती है, हम सिर्फ इसको क्रैम कर रहे होते हैं। सिलेबस आउटलाइन, पास्ट पेपर्स का ट्रेंड देखते हैं। सिलेबस आउटलाइन जब देख रहे होंगे तो उसमें क्या हुआ था, 6 अटैम्प्ट पहले एक नई स्कीम आई थी, और अब 1 अटैम्प्ट बाद फिर से एक नई स्कीम आने लगी है इंशाल्लाह। तो वो जो स्कीम जब चेंज हुई थी तो उससे पीछे सिलेबस और होता था, स्कीम के बाद सिलेबस कुछ और। तो मैं पहले आपको एक बड़ा एनालिसिस दिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगा रीसेंट 6 अटैम्प्ट्स का एनालिसिस। तो अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस में तकरीबन हमारी 3-4 तरह की ग्रेड्स बनती हैं। सबसे पहले ये ग्रेड ए, जिसमें ICAP ये कहता है कि हम 15 से 25% तक पूछेंगे। मैं इसको थोड़ा सा वो कर लूँ, ये इसमें ग्रेड थोड़ी सी इसमें शॉर्ट हुई हुई है। इसमें जो ग्रेड ए है ICAP के मुताबिक 15 से 25% की वेटेज। ग्रेड बी में हम कहते हैं ऑडिट रिस्क और उसके साथ कनेक्टेड टॉपिक्स 15 से 20%। और फिर ग्रेड सी में सारा का सारा उन्होंने कचरा ऐड किया हुआ है, और उसके बाद एक अगली ग्रेड है जो बेचारी हमारी स्क्रीन से ही आउट हो गई है हमारी स्लाइड की किसी एरर की वजह से। तो उसमें रिपोर्ट का पोर्शन आता है। एक दफ़ा इसे देख ही लें। नहीं जी, कट ही गलत लग गया।
कोई बात नहीं, हमारे पास अगली स्लाइड मौजूद है। और ये तो हमारी काम की नहीं थी, काम की तो वैसे भी 6 वाली थी। बचपन से याद आया उसे सारा। फर्ज करें यहाँ नीचे ग्रेड है 10 से 15% के लिए। अच्छा, ये ग्रेड चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 13, 3 चैप्टर्स के ग्रेड। इस ग्रेड में एक चैप्टर है चैप्टर 3 जिसको हम 2 टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं, ऑडिट रिस्क ऑफ फ्रॉड, और चैप्टर 4 का एक टॉपिक इसमें है 15 से 20% की ग्रेड। फिर इस ग्रेड में उन्होंने सारा कचरा इकट्ठे कर दिया। तो यहाँ उस तरह से प्लानिंग नहीं हो सकती जैसे बीलो सीलो में होती थी ना, ये चैप्टर जोड़ लें, इतने % हो गया, ये चैप्टर जोड़ लें, इस तरह से हो गया। तो यहाँ हमें थोड़ा सा उसको चैप्टर वाइज समझना पड़ता है, क्योंकि एक चैप्टर 4 230 यहाँ है, चैप्टर 4 230 से अलावा यहाँ है, चैप्टर 4 का कुछ टॉपिक यहाँ है, चैप्टर 14 का कुछ टॉपिक इसके बाद है, चैप्टर 9 एक्सटर्नल कंफर्मेशन अदर एरियाज हैं, चैप्टर 2 2-3 टॉपिक्स में डिवाइड हुआ है। तो जब हम इसको थोड़ा सा ज्वाइन करके चैप्टर वाइज देखने की कोशिश करते हैं तो कहानी इस तरह से सामने आती है। 6 ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से ऑन एवरेज 69% ऑफ द पेपर आया है, तकरीबन 6 चैप्टर्स में से। अगर मैं रीसेंट ट्रेंड देखूं तो 77, 67, 58, 79, 72। चैप्टर 14 जो रिपोर्ट्स को डील करता है, चैप्टर 3 जो रिस्क को डील करता है, चैप्टर 13 कोड ऑफ एथिक्स है, 5 और 6 कंट्रोल्स के ऊपर हैं, और चैप्टर 11 एक इंडिपेंडेंट छोटा सा चैप्टर है। तो अगेन इस टाइम पे ना ये एनालिसिस को बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि अभी हमें इन चैप्टर्स के नाम भी नहीं पता, अभी हमें इनकी अप्रोच भी नहीं पता, समझ भी नहीं आई। मैं एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको जब नक्शा दिखाऊंगा तो थोड़ा सा बताऊंगा कि वो एक ऑडिट के सिलेबस पे चीज़ें किस तरह से फिट हो रही होती हैं। ये 6 चैप्टर्स के साथ 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका एक एक टॉपिक ऐसा है जो अपने अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर हम उसकी ओवरऑल वेटेज देखें तो वो आगे 12% तक इन 3 की वेटेज चली जाती है। तो अगर मैं इन सबको जोड़ूँ, 6 चैप्टर और 3 टॉपिक, तो कितनी परसेंटेज बनी? 81। 15 चैप्टर्स हैं टोटल, 6 चैप्टर्स और 3 चैप्टर्स का एक एक टॉपिक, यानी 6 चैप्टर प्लस 3 टॉपिक इज़ 81% ऑफ द पेपर ऑन एवरेज। कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम भी हो तो दोनों का मिला के कम से कम क्या नज़र आ रहा है? अगर ये 58 नज़र आ रहा है तो नीचे 14 हो जाता है, तो 58 और 14 72 पहुँच जाएगा। और 72 से कम नज़र आ रहा है कुछ? मुझे तो ये 97 भी नज़र आ रहा है। 64 जिन भाई को नज़र आया था उसके नीचे 16 है। इन दोनों को जोड़ के देखें ना, लें जी, बहुत आगे, बड़े पुराने ज़माने में। जी कौन सा? जी ये 77 है, 89, ये अकेले ही 89। भाई ने कहा सर इधर देखे ना, आप क्यों हमें और टॉपिक्स भी करने का कह रहे हैं, आप जो है ना बस जरा हाथ हल्का रखे। तो कहने का मतलब है कि ये अगर मिला के इनकी वेटेज 81% बनती है, तो एक बात हमें समझ आ गई कि हमने तैयारी करते हुए फोकस कुछ एरियाज़ पे ज़्यादा करना है, और कुछ एरियाज़ पे फोकस तो करना है, लेकिन हमने उतना ज़्यादा एफर्ट जितनी ज़्यादा होती है ना कि राइटिंग की भी टिका के प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, चीज़ों को कवर कर रहे हैं, वो इसमें। फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर 14 है, ये हम 3 हफ्ते में करते हैं, एक अकेला चैप्टर। और चैप्टर 11 कभी 1 दिन में होता है, कभी 2 दिन में होता है, डिपेंडिंग अपॉन सामने वाले ऑडियंस। तो ये अलग अलग मिजाज है। देन हम अदर एरियाज, तो एक तरीका है उसको डिवाइड करने का तकरीबन इस तरह से। लेकिन अब बात करते हैं नई स्कीम। ये अगर आप देखें तो यहाँ क्या है, ये नई स्कीम थी, 2022 स्प्रिंग में पहली अटैम्प्ट हुई थी। उससे पीछे ओल्ड स्कीम थी, ओल्ड स्कीम में तरतीब थोड़ी सी आउट थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें समझ आ गया कि कुछ चैप्टर्स पर फोकस ज़रा ज़्यादा है। अब नई स्कीम में बात करते हैं। नई स्कीम में उन्होंने जब सिलेबस बताया तो वो सिलेबस ये है, 15 से 25% ग्रेड ए, 15 से 20% ग्रेड बी, फिर 45 से 55% ग्रेड सी, और चौथी ग्रेड जो वो पीछे गायब हुई थी हमारी 10% से 15%। आईकेप ने जो कहा है क्या वो उसे मानता भी है या नहीं? 15, 25, 17, 20, 19, 18, ऑन एवरेज 19%। यहाँ पे 20, 20, 20, 19, 20, 20, यहाँ गलती हो गई होगी शायद उनसे कैलकुलेशन में। तो वो इस 15 से 20 को बहुत सीरियस ले गए हैं 20। तो टेक्निकली ये भी 20 है, ये भी 20 है। जो बच जाता है वो सारा कचरा इसमें डाल देते हैं,
45 से 55% का है तो वो इसके लेफ्ट साइड पे रहने की कोशिश कर रहे हैं 46, लेकिन रिसेंट में अगर आप देखें तो 50 भी है। जिसको 10 से 15% का था, 15, 10, 13, 24, 15, 14, ऑन एवरेज 15% यहाँ से पूछ रहे हैं। तो अब मैं नई ग्रेड अगर सोचूं, ये 20 नंबर, ये 20 नंबर, ये 15 नंबर, कितने हो गए 55, 45 में ये सारे बाकी सारे चैप्टर सारे कुछ प्लस माइनस करके इसमें डाल दिया है। इसमें 3 चैप्टर हैं, 1, 2 और 13। इसमें एक ही चैप्टर है 3। चौथे चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 2-2.5 सफ़े का। तो मैं कह सकता हूँ कि चैप्टर 3 अकेला 20%, और ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको तकरीबन 40% तक ले जाते हैं। और फिर यहाँ चैप्टर 14 अगर आप देखें तो ये अकेला, ये 15% में इन दोनों को तो एम ही जोड़ा हुआ है। ये देखें चैप्टर 15 बेचारा, इसको देखते क्या दिल कर रहा है। तो फिर ICAP इस दफ़ा 14 नंबर का सवाल ले आएगा। वो अक्सर देखते हैं कि बच्चे इस वक्त ना क्या सोच रहे होंगे, उस तरह के सरप्राइज़ देते हैं। तो ये नहीं सोचना कि छोड़ देंगे। हाँ, आप कहें सर इसे देख के समझ आ रहा है कि हम 14 को बहुत अच्छा टाइम देंगे, 15 को थोड़ा सा कम टाइम दे देंगे। ये 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है चैप्टर। ये हमारी किताब का सबसे मासूम चैप्टर है। जिस दिन बहुत कम टाइम होता है हम सोचते हैं अब आज क्या करें, तो हम ये चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन अभी नहीं, जब कम से कम चैप्टर 14 कर चुके हो। तो ये ग्रेड वाइज है। अब इसमें उसी तरह का एनालिसिस देखें, फिर आपकी याददाश्त के इम्तिहान लेंगे। चैप्टर 14, 3, 13, इस दफ़ा 6 चैप्टर्स मिला के कितने, लो जी, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। समझ आ गया कि जब वो पेपर बनाने बैठते हैं तो वो क्या होता है। बीलो में पेपर में जाने से पहले मैं आपको ये नहीं कह सकता कि एक सवाल उस टॉपिक का लाजमी, एक सवाल उस टॉपिक का लाजमी, एक सवाल उस टॉपिक का लाजमी है। ऑडिट में अगर पेपर में 9 सवाल हैं तो मैं 7 सवाल आपको पिछले दिन बता सकता हूँ कि ये वाले आने हैं। एग्जामिनर इतना प्रेडिक्टेबल है, उसने कोड ऑफ एथिक्स का एक सवाल लाजमी पूछना है जिसमें वो आपको सिचुएशन में घुसा के कहेगा कि बताओ अब एथिकली इसका क्या सोल्यूशन है। वो आपसे रिपोर्ट किस किस्म की बनेंगी ये सवाल लाजमी पूछेंगे, आपको 1-2 अकाउंटिंग के इश्यूज़ बताएंगे और आपसे कहेंगे आप अगर वहाँ होते तो बताओ आप किस किस्म की रिपोर्ट देते। वो आपको कोई ना कोई प्रोसीजर का सवाल लाजमी देंगे। तो वो मतलब स्पेसिफाइड इंस्टांसेस हैं। प्रॉब्लम ये है कि आज मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकता। जब हम ये 6 चैप्टर देखते हैं और 80%, तो ऐसे में कुछ सियाने एक दूसरे को मशवरा देना शुरू कर देते हैं कि यार देखो पेपर में पेपर करना तो 80% ही होता है ना, तो 6 चैप्टर्स कर लेते हैं। अब जब वो करेंगे 6 चैप्टर तो वो पूरी कहानी आउट हो जाएगी, फिर उसके अंदर की लॉजिक जो इनसे घूम के आ रही है वो भी नहीं पता लगेगी। और ICAP सरप्राइज देने के मूड में हुआ तो अब आप ये देखें कि इस दफ़ा उसने अभी तक जिन चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछ रहा था, इस दफ़ा उसने सबसे कम पूछा। मतलब सबसे कम भी बेचारा 70 के करीब तो है ही बेचारा। लेकिन बहरहाल बी रेडी फॉर सरप्राइज। आप ये देखें कि कुछ चैप्टर आपको हमेशा पूछे जाते नज़र आ रहे हैं और कहीं पे फिर हमारे पास मिक्स एंड मैच है। पूछ लिया नहीं पूछा, नहीं पूछा पूछ लिया, फिर पूछ लिया। अच्छा, कुछ बच्चे ट्रेंड लगा के चल रहे होते हैं, पूछा है नहीं पूछा, पूछा नहीं पूछा। तो ऐसे लोगों के लिए बीच में सरप्राइज भी दे देते हैं। इसे टाइम में मतलब इधर नहीं पूछा, इधर पूछ लिया। अब आगे सियाने लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया होगा, नहीं पूछेंगे, फिर पूछ लिया। अब वो कहेंगे नहीं अब ICAP पूछना शुरू हो गया, कर लो, नहीं पूछा। जब नहीं पूछा उन्होंने कहा आप छोड़ दिया ICAP ने, पूछ लिया, फिर छोड़ दिया। तो ये टॉपिक्स वो हैं, ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, लेकिन कुछ डेफिनेट टॉपिक्स हमारे पास हैं जहाँ से आपको तकरीबन हर दफ़ा नज़र आ रहा होता है सवाल। तो परसेंटेज के हिसाब से हुआ है। इसको देख के खामखा अगर आपने कोई गलत प्लानिंग कर ली तो नीचे कैविएट्स दिए हुए हैं। दिस एनालिसिस इज ओनली फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स इन ICAP एग्जाम। नो डिसीजन ऑफ सिलेक्टिव स्टडी शुड बी टेकन अपॉन दिस analysis. The categorization of degree of importance is just based on marks allocation. No other logical reasoning exists. All topics are of equal importance and ICAP may ask any topic anytime in any detail deemed fit by. ICAP इस टॉपिक से 31 नंबर का सवाल पूछ ले, मना नहीं कर सकते हम उसे। तो ये एनालिसिस सिर्फ इसलिए है कि आपको ये समझ आए कि ज़्यादा हमारी तवज्जो वाले एरियाज़ कौन से हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई डिसीजन लिया तो इंतज़ामिया ज़िम्मेदार नहीं होगी। कैविएट सामने सजा दी और रिकॉर्डेड क्लास में रेडी हो गए। अब अगर कोई फेसबुक पे कहे कि सर ने कहा था 6 चैप्टर तैयार कर लो, तो ये वीडियो कैविएट्स के साथ बताएगी कि सर ने कहा था भाईजान ICAP कभी भी कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर लें। सिलेबस में जब आप वेटेज को देख रहे हो तो आप इनके ऊपर तवज्जो थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा होनी चाहिए।
अगर इन्हीं को हम स्टैंडर्ड वाइज इस ग्रिड को देखें, क्योंकि ऑडिट में बैक एंड पे चलते हैं स्टैंडर्ड्स, आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स के नाम याद हो चुके हैं, इस तरह से ऑडिट के भी स्टैंडर्ड्स याद आ जाएंगे। तो पहले हमने चैप्टर बाय चैप्टर देखा था, अब अगर हम देखें तो इसमें ISA 200, 210, 220 और कोड ऑफ एथिक्स नामी ICAP का स्टैंडर्ड है। इसमें हमारे पास 300 सीरीज़ के स्टैंडर्ड और एक 230, 240 इस तरह से करके है। यहाँ पे हमारे पास 500, 600 सीरीज़ है मेनली, और यहाँ पे हमारे पास 700 सीरीज़ और IS आ रही है। तो ये उन स्टैंडर्ड्स के नाम है, लेकिन वही वाली बात है कि आज काफ़ी अर्ली है ये एनालिसिस, अभी हमें इन सिलेबस के टॉपिक्स के नाम भी नहीं पता, तो थोड़ा सा ज़रा हम सिलेबस में थोड़ा सा मैच्योर होकर आगे चले जाएंगे तो मैं ये एनालिसिस 2 से 3 दफ़ा दोबारा आपको दिखाऊंगा, ताकि आप साथ साथ अपनी बेस बिल्ड करते रहें इंशाल्लाह। क्रैमिंग वर्सेस लॉजिक की मिथ, नॉलेज बेस क्या है और एप्लीकेशन बेस क्या है और किस तरह से करके। तो सारे चैप्टर एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है, सारे नॉलेज बेस्ड भी नहीं है, कुछ प्योर नॉलेज हैं, कुछ प्योर एप्लीकेशन है, और कुछ जगह से ICAP का मूड होता है किसी अटेम्प्ट में नॉलेज वाला, किसी अटेम्प्ट में एप्लीकेशन वाला। समटाइम एक सवाल का पार्ट A लॉजिक होता है, पार्ट B में रटा पूछा होता है या स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा होता है। तो एक चैप्टर बाय चैप्टर हमारे पास मैप है। ये हमारे जो सारे चैप्टर्स हैं ना, उनकी एक मैपिंग है। चैप्टर 1 कंप्लीट चैप्टर सिवाय यूनिट 3 के नॉलेज बेस है, और यूनिट 3 एप्लीकेशन बेस्ड। मैं अब साथ साथ बताता जाऊँ कि ये है क्या। चैप्टर 1 बताता है ऑडिटर कौन होता है, ऑडिटर कहाँ से आता है, और ऑडिटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वहाँ से वो सीधे सवाल पूछ रहे हैं, और वो कहाँ से आता है, कंपनी लॉ के कुछ सेक्शन हमारे सिलेबस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के, यहाँ से वो लॉजिकल सवाल बनाता है। चैप्टर 2 ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के वक्त की फॉर्मेलिटीज़ को डील करता है, नॉलेज बेस्ड सवाल आते हैं, कभी लॉजिकल सवाल नहीं आया। चैप्टर 3 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। प्लानिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक बेसिक डिस्कशन है, वहाँ से सीधे सीधे सवाल। रिस्क असेसमेंट से हमेशा लॉजिकल सवाल, और फ्रॉड में से मिक्स का क्या मतलब है, लॉजिक भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, और दोनों की मिक्सिंग भी हो सकती है। चैप्टर 4 ऑडिट प्रोसीजर्स का इंट्रोडक्शन है कि ऑडिट प्रोसीजर किस तरह से होते हैं। तो सैम्पलिंग यूनिट 3 कहलाता है, सैम्पलिंग में से मिक्स सवाल है और बाकी से सीधे सीधे सवाल। चैप्टर 5 इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में बताता है, वो क्या होते हैं, सीधा सीधा सवाल। चैप्टर 6 कंट्रोल्स को चेक करने के बारे में बताते हैं, मिक्स सवाल, कभी प्योर लॉजिक, कभी प्योर सीधा सीधा सवाल। चैप्टर 7 एनालिटिकल प्रोसीजर्स के ऊपर डिस्कशन करता है, नॉर्मली यहाँ से सीधा सीधा, लेकिन जब रेशोज़ की बात आती है तो वहाँ से कभी रटे वाला, कभी मिक्स सवाल। चैप्टर 8 पूरा यहाँ पे ये नॉन करंट एसेट्स के प्रोसीजर्स होते हैं। चैप्टर 9 करंट एसेट के प्रोसीजर्स होते हैं, तो ज़्यादातर सीधा सवाल, लेकिन एक स्टैंडर्ड है 505, यहाँ से मिक्स सवाल होता है। चैप्टर 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाकी एरियाज़ के प्रोसीजर्स हैं, सीधे सीधे सवाल आते हैं। चैप्टर 11 रिलेटेड पार्टीज़ की ऑडिट के बारे में है, सीधे सीधे सवाल। चैप्टर 12 ऑडिट के दौरान आप जो और लोगों को यूज़ करते हैं, एक्सपर्ट को या क्लाइंट के ऑडिटर्स वगैरह को, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। चैप्टर 13 2 एरियाज़ हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कोड ऑफ एथिक्स में बेसिक्स नहीं है, आपने पढ़ा होगा, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वहाँ से सीधा सीधा सवाल। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, जो लोग FR2 पढ़ के आ रहे हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट में जिक्र था लेकिन मेनली FR2 में जिक्र था, वहाँ पे हम देखते हैं कि थ्रेट क्या हैं, सेफगार्ड्स क्या हैं, तो उसका यहाँ पे भी ऑडिट में भी हम पढ़ते हैं। वहाँ हम पढ़ते थे एक एम्प्लॉई के हिसाब से, यहाँ हम पढ़ते हैं एक ऑडिटर के हिसाब से। चैप्टर 14 में तीनों जगह मिक्सिंग है, सिर्फ 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें तीनों जगह मिक्सिंग, और यही 2 चैप्टर ICAP को सबसे ज़्यादा पसंद है, 3 और 14। किसी ने 3 और 14 इन 2 को अकेले काउंट करके नंबर देखे? 3 और 14, 48 मार्क्स, 42 मार्क्स, 40 मार्क्स, 39 मार्क्स, 57 मार्क्स, 57 मार्क्स, कितना बनेगा? 47%। ये तो गेम और आसान हो गई। बस चैप्टर 14 खोल के नहीं देखना कितना बड़ा है, सारा जोश ठंडा हो जाएगा। चैप्टर 14 कैसे डील करता है?
एंड ऑफ ऑडिट को, रिपोर्ट्स को, कि ऑडिटर क्या कर रहा होगा, किस तरह से। बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, लेकिन मैं इस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा इंतजार करता हूँ रिजल्ट आने का, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद सामने जो लोग बैठे होते हैं वो यकीन कामिल की मंजिल पर होते हैं, उन्हें पता होता है हमने ये पेपर देना भी है। इस वक्त तो हर दिन घर जाके बंदा दुआ मांगता है, या अल्लाह जो दिए हैं वो निकल जाए, इज़्ज़त रह जाए, मैं ऑडिट में बैठा रह जाऊँ। लेकिन ये फिर हम तब पढ़ते हैं जब आप लोगों का रिज़ल्ट आ चुका होता है, तो फिर उस वक्त आप जहनी तौर पे फुली तैयार हो चुके होते हैं। देन 15 है रिव्यू। ख़ास किस्म की एक असाइनमेंट होती है, ऑडिट से मिलती जुलती होती है। जब हमें ऑडिट समझ आ जाता है तो रिव्यू बेचारे को हमने सिर्फ देखना होता है, इसमें क्या प्रोसीजर डिफरेंट है। तो ये बड़ा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है और ये नॉलेज बेस है। तो वो लोग जो कि रट्टे के बहुत शदाई हैं, जिनको मेरी बात सुन के बुरी लगी कि सर ने तो कह दिया कि यहाँ लॉजिक ज़्यादा है, तो ज़रा नॉलेज बेस को काउंट कर लेते हैं। ये पूरा चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चैप्टर हैं आउट ऑफ 15 जिसमें से कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं आ रहे। तो हर चैप्टर से उतना डरना नहीं है कि नहीं इस चैप्टर में से अचानक से पता नहीं क्या निकल आएगा। कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आपको बस बेस बना रहे होते हैं, और कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि फिर आपको बता रहे होते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में। तो फिर पेपर में आप उसके लिए अलर्ट रहते हैं कि मैं इसके प्रोसीजर किस तरह से बनाऊंगा। डन। टिप्स एंड टेक्निक्स ऑडिट के लिए, छोटी छोटी सी बातें जो जहन में रखने वाली हैं। नंबर 1, इस पेपर को इसकी वर्थ देनी है, याद रहेगा। आपको सरप्राइजिंग स्टैट्स बताऊं, बड़े अजीब से हैं, मुझे खुद भी नहीं हजम होते। मेरे बीलो और सीलो से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ऑडिट में आते हैं। अजीब सी बात है। क्या मैं यहाँ ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ? नहीं, यहाँ बच्चे मैच्योर हो जाते हैं। बीलो सीलो में जितना मर्जी मैं कोशिश कर लूँ, बच्चे कभी क्लास में आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे। आप तो खुद एक स्टूडेंट रहे हैं बीलो सीलो के, तो आपको अंदाज़ा आप कितने कोई सीरियस होते थे। तो यहाँ मज़ा आता है, यहाँ मैच्योर हो गए होते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। जब वो पढ़ना चाहते हैं तो फिर पढ़ाने का मज़ा भी आता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि रीसेंट पेपर में इतनी दुनिया को परेशानी हुई कि पेपर तो लॉजिकल आ गया, लिखना कैसे था, हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हुई। कॉन्सेप्ट्स ज़ाहिर है क्लास में डिस्कस हो रहे होंगे, लेकिन अब ड्राफ्टिंग का क्या करें। इस पेपर में ड्राफ्टिंग एक बड़ा इशू है, तो हमने इसलिए इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक स्लाइड बिल्कुल शुरू में आई थी, यहाँ एक और शरीफ आदमी की भी साथ तस्वीर थी। एक तो बहुत ही शरीफ आदमी है ना, और एक शरीफ आदमी। मैंने कहा अगर ये शरीफ है तो सर आपका क्या वो है। तो इसमें सर उसामा का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये CA फाइनल के हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं, और CA फाइनल में जो ऑडिट का एग्ज़ाम है उसके ये एग्जामिनर है। एग्जामिनर का मतलब ये कि ये हमारे स्टूडेंट्स को उसके ऊपर उसकी प्रैक्टिस, उसकी टेस्टिंग, और वो तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑडिट का पेपर जब रह जाता है तो दिस इज़ नोन कि अच्छा ठीक है यार वो SBI में आके टेस्ट सेशन ले लें, या सर उसामा के पास आके इनके टेस्ट अटैम्प्ट कर लें। तो ये उन स्टूडेंट्स के साथ रह के उनकी ड्राफ्टिंग वगैरह उनको सारे प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। तो ऐसे में फिर उसके अलावा जो हमारा टेस्टिंग का सिस्टम है, शायद आपको आइडिया हो, हम तकरीबन 5-6 साल से एक प्रोडक्ट चल रहे हैं विच इज़ test.canotes.net। 8-10 एग्जामिनर्स हैं, कुछ उसमें रिव्यूअर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, 27 बंदों की टीम है। वो टेस्टिंग की एक पूरा सेटअप है, उसको सर हेड भी कर रहे हैं, और उसके अलावा उसमें जो ऑडिट का पेपर है उसको पर्सनली डील भी कर रहे हैं। तो ही इज़ द पर्सन जो कि एक साल में कम से कम 3 से 4 हज़ार टेस्ट चेक करता है, और 40-50 हज़ार जो टेस्ट चेक हो रहे हैं उनके प्रोसेस को रिव्यू भी करता है। तो हमने ये किया है कि रादर देन कि हम दोनों का अलग अलग बैच दें, हमने दोनों के बैचेस को मर्ज किया हुआ है। यानी कि मेरी स्पेशलाइजेशन इज़ कॉन्सेप्ट डिलीवरी, और दूसरा आपने बीलो सीलो में पढ़ा होता है तो आप कहते हैं कि ठीक है जी हमने उसी टीचर से पढ़ना है, उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो हों। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि शायद मैं आप में से हर बच्चे का स्क्रिप्ट पकड़ के और उसमें गलती बता के आपको वापस करने वाला शायद मैं उस तरह का स्टेमिना नहीं रखता। तो इसमें पिछले 2-3 सेशन से हम ऑडिट के क्रैश कोर्स में सर का ड्राफ्टिंग का सेशन ऐड करते थे। पिछले 2 सेशन से हम लोगों ने ऑडिट में कुछ फ्रीक्वेंट इनके सेशंस रखे और फिर स्टूडेंट से फीडबैक लिया। तो करते ये थे कि पूरा हफ्ता मैं पढ़ा रहा होता था, और सैटरडे वाले दिन जब आप मुझे देख देख के तंग आ चुके हुए होते थे तो अचानक से सर उसामा आते थे और वो कहते थे हाँ भाई अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ICAP में सवाल किस किस तरह के आ रहे हैं।
फिर वो सवालों की ड्राफ्टिंग करते हैं और फिर इन द क्लास लोगों की मार्किंग भी कर रहे होते हैं, उन्हें बता रहे होते हैं, और फिर जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग के अंदर जो आपके सवाल डेवलप होने होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं और फिर उसके ऊपर आपको फीडबैक दे रहे होते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए इस क्लास का वेडनेसडे या फ्राइडे, अभी दिन हमारा डिसाइड होना है, एक लाइव सेशन हुआ करेगा। पूरे हफ्ते के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और आप चूंकि ऑनलाइन हैं और आप साथ साथ नहीं पूछ सके तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। तो सर उसामा उसमें मौजूद होते हैं। तो दो जगह पे सर उसामा इसमें जंप इन कर रहे होंगे। एक हमारी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस, दूसरा वही वाली बात है, जनरेशन गैप हमेशा मैटर करता है। मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं अपने ज़माने में एक मेहनती इंसान था तो मैं सोचूंगा कि ये भाई भी उतने मेहनती होंगे, लेकिन ये भाई के हाथ में एंड्रॉयड है, मेरे हाथ में मोबाइल भी नहीं था, तो मेरे पास और कोई काम ही नहीं था। और दूसरा, मुझे एक ही तरीका पता था कि बस मेहनत करनी होती है। ये भाई को कुछ स्मार्ट तरीके पता है, इनके पास चैट जीपीटी मौजूद है, ये आज के दौर के हैं। अब मेरे दौर का बंदा जब आज के मतलब जिसके अपने बच्चे तकरीबन 10 साल के हों और सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो शायद 19, पता नहीं 25-26, चले यूँ कह लें कि जो खुद 40 साल के आसपास की एज में हो, अभी 40 नहीं हुआ, मतलब साल है अभी, लेकिन ये है कि अगर फ़र्ज़ करें मैं 40 साल का हूँ और आप मेरे से 15, 16, 17, 18, 19 साल छोटे हैं या 20, 21 साल छोटे हैं, तो हमारे दरमियान एक जनरेशन गैप है। तो ऐसे में मैं आपको समझा तो दूंगा अच्छा, लेकिन वो जो होता है ना, आपको बार बार बच्चों लिख क्यों नहीं रहे, फिर आपको कोई जुगत मार दी, फिर आपने कहा हो नहीं अब तो मैं लिख के आऊँगा, वो इस तरह से करके, तो शायद मैं उस तरह वाले मिजाज में ना आ सकूँ। तो हम सीनियर टीचर का मसला ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते। ऊपर से कहीं खुदा ना खास्ता आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, वो असल में व्हाट्सएप पे मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ कि 10,000 अनरीड चैट्स मेरी कब पूरी होती हैं। अभी तकरीबन 7,500 तक चैट्स पहुँच चुकी हैं अनरीड, तो किसी दिन 10,000 भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में सर उसामा जब आते हैं तो वो फिर अ पर्सन हु इज़ मोर अवेलेबल, मोर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली एंड मोर यंग, वो मतलब मेरी और आपकी एज के दरमियान में कहीं फॉल करते हैं, तो वो थोड़ा सा आपसे ज़्यादा करीब है। दूसरा ये है कि जब उन्होंने एक पूरा निज़ाम, जिसमें होता ही है कि आप देख रहे होते हैं कि टेस्टों में क्या मसला है, किस तरह एक SBI में फ़िज़िकल टेस्टिंग हो रही होती है, आपने शायद सुना होगा, बड़ा अच्छा कम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। इसी तरह से ऑनलाइन test.ca-notes.net पे टेस्टिंग हो रही होती है। इन दोनों टीम्स को हेड कर रहे होते हैं और CA फाइनल की भी ड्राफ्टिंग वगैरह को देख रहे होते हैं। तो हमने ये देखा है कि ही स्पेशलिस्ट फॉर ड्राफ्टिंग। तो लास्ट टाइम भी उससे पीछे भी क्रैश कोर्सेज में भी, जो कि रेगुलर कोर्स में तो हमारे अपने स्टूडेंट्स होते हैं, क्रैश में दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो वहाँ पे भी जब दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं तो वो इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि वो एक रिटर्न प्रैक्टिस करवा रहे हैं और उनका जो लिखने वाला निज़ाम है बेहतर हुआ। दैट्स वाई के रिजल्ट आने पर हमारे स्टूडेंट्स अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कम्फर्टेबल थे। वरना का जब पेपर थोड़ा सा भी ख़राब आता है ना, तो बच्चे को अपने ऊपर तो कभी गुमान नहीं होता कि वो ख़राब इंसान है। वो सबसे पहले देखते हैं मैंने कहाँ से पढ़ा था, वो टीचर गलत होगा, जिस किताब से पढ़ा था वो किताब गलत होगी। ऑडिट तो ICAP बड़ा इजी हो गया। एक ज़माने में ऑडिट में पेपर बच्चे पास होते थे 60, 71, 85, तो पूरे शहर में जो बच्चे पास होते थे बड़े कम। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा हमने मिठाई खाई थी इस बात पे, मेरे 9 बच्चे पास हुए थे, तो हम पागल हो गए थे। 400 बच्चे पढ़ाए थे तो हम पागल हो गए थे, क्योंकि हाईएस्ट रिजल्ट आया था पाकिस्तान का। 61 बच्चे पूरे पाकिस्तान में पास हुए थे, 9 मेरे स्टूडेंट्स थे। तो हमने तो वो ज़माना देखा था जब ऑडिट बड़ा भयानक पेपर हुआ करता था। अब ये उतना भयानक नहीं रहा। और अगेन वही वाली बात है कि हम उस ज़माने से ही मानते आ रहे हैं कि बच्चे मेहनत करेंगे, लेकिन अब आज के दौर में बच्चे उतनी मेहनत नहीं करते। तो इसलिए अब इसमें 2 टीचर्स की मिक्सिंग से ये होता है कि कॉन्सेप्ट्स मैंने कराए और फिर रिटन प्रैक्टिस उन्होंने कराई। तो ज़्यादातर सैटरडेज़ वुड बी ड्राफ्टिंग सेशंस, लेकिन अगर हमारा कोई वीक ऐसा है कि हमारा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ तो फिर हम सैटरडे पे अपना टॉपिक ख़त्म कर रहे होंगे, तो फिर ड्राफ्टिंग सेशन थोड़ा सा आगे चला जाएगा। और उसके अलावा फिर हम वीकली या 2 वीकली टेस्टिंग की तरफ भी आ रहे होंगे। तो इसलिए आप देखें एक जगह जो है ना, स्लाइड्स के बीच में आपको एक नंबर भी लिखा नज़र आया होगा। मैं इतना बड़ा रिस्क ले ही नहीं सकता कि मैं नंबर लिख दूँ। मैं ईमेल ज़रूर लिख सकता हूँ, लेकिन नंबर तो इसमें चूँकि होता ही है कि व्हाट्सएप का यूज़र ये मानता है कि उसने मैसेज लिखा है तो 3.5 मिनट बाद उसके पास जवाब आना चाहिए। क्योंकि ऐसा मुझे क्यों लगता है, क्योंकि 3.5 मिनट बाद एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ जाता है कि भाई मतलब आपको तो मैंने कब से ख़रीदा हुआ है, तो आपने मेरे 3.5 मिनट में जवाब क्यों नहीं दिया। मैं स्टूडेंट से कहता हूँ भाई आप मेल करें। मेल पे जब उनके ये वाले सवाल होते हैं ना, सर ये टॉपिक, तो वो
मतलब जैसे ही मैं देखता हूँ उसको रिप्लाई कर रहा होता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी मेल्स होती हैं कि सर वो मैं इस सब्जेक्ट के साथ उस सब्जेक्ट को यूँ सोच रहा हूँ और मुझे सीए करते हुए इतना अरसा हो गया है और मैं ऐसे ही और बल्कि सोच रहा हूँ कि मैं आऊँ कॉलेज तो मैं आपकी अपने फादर से भी मुलाकात कराऊँ, आप उन्हें भी बिठा के बताइएगा। अब ये इस मेल का मतलब है कि मैंने तसल्ली से ईजी होकर बैठ के उसको एक पूरा प्लान देना है स्टूडेंट्स को। तो मैं वो वाली मेल्स थोड़ी सी डिले करता हूँ जिसमें ओपिनियन या इस तरह की चीज़ होती है, लेकिन जिसमें सादा सादा डे टू डे चीज़ें होती हैं तो मैं साथ साथ, तो ऐसे में मैं अपना ईमेल शेयर कर रहा होता हूँ सर, उसामा का व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा होता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर हमारे पास, ये हमारा कंबाइंड टीम नंबर है, जो शाम में हम इकट्ठे बैठते हैं और जो भी ओवरऑल क्यूरीज होती हैं जो मुझसे रिलेटेड होती हैं मुझे फॉरवर्ड करते हैं और ओवरऑल हम असेस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसमें सर उसामा इस तरह से ऐड होंगे। तो ये कोर्स आपने शायद देखा हो, तो हमारे जो ब्रोशर था उस पर भी लिखा था सर आतिफ एंड सर उसामा। तो फिर आपने पूछा था एडमिशन के वक्त इसका क्या मतलब है, कहीं ऐसा तो नहीं सर आतिफ अचानक से 2 महीने की छुट्टियों पे चले जाएंगे और सर उसामा में पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो वो ड्राफ्टिंग के अंदर मेनली इन हो रहे होंगे और इंशाल्लाह आपको पूरे हफ्ते इंतज़ार रहेगा उस ड्राफ्टिंग सेशन का, क्योंकि उसमें आपकी स्किल काफ़ी इंप्रूव हो रही होती है। और वैसे भी 1.25 घंटे तक जब आप मुझे डेली सुन रहे होंगे, पता है बहुत होता है 1.25 घंटा, कब से क्लास शुरू हुई है, कितनी बातें करी जा रहे हैं, अभी 1 घंटा मुश्किल से हुआ है। मज़ा आने वाला है। टिप्स क्या हैं, मैं इसलिए ड्राफ्टिंग का पहले बताया। स्टेप 1, मैंने क्लास में एक कॉन्सेप्ट समझाना है, थोड़ी सी बोर्ड पे बात होगी, कुछ स्लाइड्स पे बात होगी, और अगेन होता ही है कि लाइट्स वगैरह के मसले शायद आपने क्रैश कोर्स में भी देखा होगा। उस वक्त जो है ना, कभी प्रोजेक्टर दिखाने के लिए हमें ये होता है कि लोगों को कंटेंट सही नज़र आए, तो जब लाइट्स ऑफ करते हैं तो टीचर भी बेचारा मदहम हो जाता है। तो बच्चे कहते हैं जी वीडियो भी अच्छी होनी चाहिए, टीचर भी क्लियर नज़र आना चाहिए, कंटेंट भी। तो फिर दिल पे हाथ रख के जो है ना, वो हमने फिर एक मेजर इन्वेस्टमेंट करके जज्बाती हो गए। अब देखिए कॉलेज वाले इतने एक्साइटेड है बताने के लिए कि नया है, इसका प्लास्टिक भी नहीं उतारा अभी तक। ये उन्हें कह देंगे भाईजान को उतार लें इसे। मेरे ख्याल में 1-2 दिन तक ये इसका प्लास्टिक उतरने तक हम पहुंच जाएंगे इस फेज़ तक। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं उनको थोड़ा सा बेहतर व्यू मिलेगा, और जो सामने लोग हैं उनको भी, हाँ जो बिल्कुल शायद सबसे आगे वाली रो है उन लोगों को शायद आपको रिफ्लेक्शन लाइट्स वगैरह की आ रही हो, लेकिन अगर आप एक स्टेप पीछे बैठें तो फिर लाइट की रिफ्लेक्शन उस तरह से नहीं होगी। तो पता लगे कि जनाब ये ब्लैक हुई हुई है, तो बच्चे जो है ना वो, अब ये बच्चे बैठे हुए हैं वो टीवी में देख के आगे वाले बच्चों को देखें कि क्या वो भी उतनी मायूस बैठा हुआ है जितना मैं मायूस बैठा हुआ हूँ। तो जिम्मेदारी अपनी अपनी। ये चीज़ मैं बता दूँ थोड़ा सा, इसमें आगे वाले बच्चों को पीछे वाले बच्चे और पीछे वाले बच्चों को आगे वाले बच्चे नज़र आते हैं। तो हर वक्त क्लास में पढ़ने वाले मोड में रहना है, इंतज़ामिया बाद में जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है। आप जो है ना, वो आप पीछे एक बच्चा बैठा आगे देख रहे हो, आगे वाला बच्चा नाक में उंगलियां घुसा के जो है ना, तो वो इधर सब पता लग जाना है। तो अलर्ट रहना है, इधर पढ़ाई वाला माहौल एक्टिवेट करके रखना है। आप लोगों ने भी अलर्ट रहना है, ये जो है ना मामला ख़तरनाक है। तो डिफरेंट टिप्स और टेक्निक्स क्या है। नंबर 1, कॉन्सेप्ट लेना है। क्लास में मैं एक चीज़ समझा रहा हूँगा, जब समझना है तो उस वक्त ये सोच के परेशान नहीं होना कि इतना रट्टा कौन मारे। बीलो सीलो में टॉपिक सुनते साथ ही ना किताब देख रहे होते थे कि यार टीचर तो पढ़ाई जा रहा है, याद तो मुझे करना पड़ेगा। ये तो डायरेक्टर रिपोर्ट के, इसने तो कंटेंट जनाब मेरे सामने जो है 17-18 स्क्रीन पे लिख दिए, ये तो पढ़ा के चला जाएगा, याद तो मुझे करने हैं। तो ऑडिट में वो खौफ नहीं है, ऑडिट में पहले समझने पर फोकस करना है। क्लास में बैठे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितनी देर की डिस्कशन हो, हमने पहले कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझना है इंशाल्लाह। स्टेप 1। स्टेप 2, घर जाके किताब की रीडिंग करनी है, लिखना नहीं है। घर जाके किताब की रीडिंग करनी है। मैं ये मानता हूँ कि हर दिन आपको 2 घंटे के अंदर अंदर टाइम देना चाहिए, 2 घंटे से ज़्यादा टाइम आपको घर जाके नहीं देना चाहिए। जब आपने रीडिंग कर ली तो जो क्लास में हुआ था उसको किताब पे देखा तो काफ़ी हद तक याद आ गया कि हाँ भी क्लास में ये बात हुई थी, सामने ऐसे लिखी हुई है। अब बहुत अच्छी बात है कि आप उसका एक छोटा सा मैप बना लें, चाहे वो रफ रजिस्टर पे बना लें। एक रफ रजिस्टर पकड़ा है जिस पे अकाउंटिंग के सवाल करें, वो भी रफ ही होता है, वो कौन सा आप मतलब बाद में दोबारा देख रहे होते हैं। तो उसमें एक नक्शा सा बनाना शुरू कर दिया कि हाँ आज सर ने बताए ऑडिट के एडवांटेजेस और नीचे 4-5 एडवांटेजेस के छोटे छोटे नाम लिख दिए। सर ने आज बताई थी ऑडिट की लिमिटेशंस की 2-2 लाइनें हैं, आपने जनाब 3-3 वर्ड्स के साथ अपना एक मैप बना लिया। यानी बाय द एंड ऑफ एवरी डे आपके पास एक छोटा सा नक्शा मौजूद हो कि आज सर ने इतना पढ़ाया था। इंटरेस्टिंगली वो छोटा नक्शा हमारे लिए देना बहुत आसान है, हमारे पास वो सब सॉफ्ट में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर वो छोटा नक्शा भी आपको बना के दे दिया तो आपने उसको भी उसी तरह से बस देख लेना है जैसे किताब को देखा है। अब यहाँ हमने एक नई स्किल डेवलप करनी है कि एक लिखे हुए में से कैसे हम एक मैप निकाल सकते हैं। तो स्टेप 2, आपने नक्शा बनाया।
स्टेप 3 अगले दिन आए और आपने कन्फ्यूजन वाले सवाल पूछे। सर मैं जब उसको देखा घर जाके तो मुझे इस पॉइंट में सवाल है, इस पॉइंट में सवाल है, हम पहले पिछले दिन के सारे सवालों का जवाब लेंगे फिर हम आगे चलेंगे। अब अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। अब जब वीक ख़त्म हो तो इंतज़ार करना है अपनी ड्राफ्टिंग वाली क्लास का। ड्राफ्टिंग वाली क्लास में बैठ के फिर सर से पूछना है कि सर इसमें सवाल कितनी तरह के आते हैं। तो वो आपको डिफरेंट ग्राफ चार्ट बना के दिखा रहे होंगे कि इस चैप्टर में से आज तक 19 सवाल आए, जिनमें से 10 उस तरह के थे, फलाना उस तरह के थे, फलाना इस तरह के सवाल को यूँ लेके चलना, इस तरह के सवाल को यूँ। और फिर क्या होगा, अचानक सामने एक स्क्रीन पर सवाल आ जाएगा तो आप उस सवाल को देख के कहेंगे जी सर फिर आगे पढ़ाएं। वो कहेंगे पढ़ाना नहीं है, मैंने लिखवाना है। तो फिर आप बैठ के लिख रहे होंगे। फिर आप में से सैंपल पे 2-3 का राइटअप देखेंगे, फिर उस पर कमेंट्स देंगे। फिर जिस वक्त आप अगला सवाल लिख रहे होंगे तो उस वक्त बच्चों के दरमियान जाके उनके मुख्तलिफ सैंपल पे देख रहे होंगे कि वो कैसा लिख रहे हैं, उनको पर्सनली भी बता रहे होंगे और फिर ऊपर स्टेज पे आके उनको ओवरऑल भी बता रहे होंगे। तो यहाँ एक नई स्किल जो कि बीलो सीलो में उतनी नहीं चाहिए थी, दैट इज़ ड्राफ्टिंग और राइटिंग वाली। जैसे अकाउंटिंग में सवाल हाथ से करना ज़रूरी है, ऐसे ही ऑडिट में लिख के प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं डेली आपको होमवर्क दूं और अगले दिन कहूँ हाँ भाई होमवर्क करके आए हो, आपके हाँ, इतना टाइम तो नहीं हम दे सकते कि हम हर बच्चे को होमवर्क चेक करें, जो होमवर्क नहीं करके आए उसे सज़ा दें। तो कम से कम हम उस सारी एक्टिविटी को सैटरडे वाले दिन पे डाल दें और उस दिन आपकी ये सारी एक्टिविटी हो। तो जब भी हमने कोई लॉजिकल एरिया गुजारा है या कोई ऐसा एरिया गुजारा है जहाँ ड्राफ्टिंग इज़ रिक्वायर्ड, तो उस सैटरडे ड्राफ्टिंग का सेशन हो। जब ऐसा वीक नहीं है तो उस सैटरडे मेरी क्लास हो, या किसी भी ऐसे वीक जिसमें हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो सका तो सैटरडे पे मेरी क्लास होगी तो ड्राफ्टिंग आगे चली जाएगी। फ़र्ज़ करें सब कुछ एज़ पर प्लान है, आपने पढ़ा, ड्राफ्टिंग की क्लास हुई, आपने प्रैक्टिस कर ली, लास्ट स्टेप है टेस्ट। आपने आना है, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को टेस्ट होगा, डिपेंड करता है, हम हाफ ऑफ द टाइम टेस्ट और हाफ ऑफ द टाइम भी क्लास कर सकते हैं। टेस्ट अगर ज़्यादा बड़ा हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट हुआ तो उस दिन की क्लास के बजाय टेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर एक मुनासिब साइज़ का टेस्ट हो तो टेस्ट, और टेस्ट के बाद मैं आया और उस टेस्ट के ऊपर डिस्कशन कर ली और इतनी थोड़ा डिस्कशन कर ली कि वो चीज़ें आपकी कवर हो गई। और फिर उसके बाद हमने, अगर उस दिन थोड़ा सा टाइम बच गया तो अगला टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया। अगर डिस्कशन ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि यहाँ पे ना पढ़ने जितनी ही इम्पोर्टेंस आप लिखते कैसे हैं, आपको लिखना कैसे आना चाहिए उसकी है। तो आपने देखा होगा कि अब अचानक से जो है वो फेसबुक पे लोगों को अब ख्याल आया, अक्सर बच्चे कह रहे हैं कि मुझे अब पता लगा कि ऑडिट में तो लिखना बड़ा ज़रूरी है। तो अब टीचर्स वगैरह या कॉलेजेस ने मशहूरी करना शुरू कर दी कि हमारा टीचर इस दफ़ा प्रैक्टिस भी कराएगा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अभी तक उनका टीचर प्रैक्टिस ही नहीं करा रहा था, या अभी तक लोग सोचते ही नहीं थे इस बारे में कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट एलिमेंट। तो इस क्लास में मैं बहुत ज़्यादा शदीद जोर देता नज़र आऊँगा आपको टेस्ट देने के ऊपर, ड्राफ्टिंग सेशन। और टेस्ट जब आप देने कम बच्चे आएंगे तो मैं अगले दिन आके इमोशनल तकरीरें भी कर रहा हूँगा। डन। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, घर जाके पढ़ना, माइंड मैप बनाना, ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस, और फिर अनदेखे सवालों को टेस्ट इन्वायरमेंट में करना। तो वो जो सारे मसले हैं हमारे रिजॉल्व हो सकते हैं। क्या थे मसले हमारे? कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करना, रिटेंशन, माइंड मैप्स, आईकेप के सवाल कैसे होते हैं। अगर आपने पहले इतनी दफ़ा सवाल देखे होंगे, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस पेपर में 4 सवाल ऐसे थे जो तकरीबन पास पेपर से उठाए हुए थे। और फेसबुक पे आपको जो दुखी लोग नज़र आए, एक तो हमारे बच्चे फेसबुक पे जाते ही नहीं, वो आके लोगों को मोटिवेट, वो जब जाके देखते हैं इतनी मायूसी फैली है, कहते हैं मैं यहाँ अच्छी बात लिखूंगा सारे मुझे मारेंगे। और होता भी है, कोई बच्चा को अच्छी बात लिख दे सही, सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। सारे बच्चे कह रहे हैं पेपर बड़ा अजीब सा है। वो कह यार इतना अजीब तो नहीं था यार, सवाल सीधे ही थे। वो सारे बच्चों ने उसको पीछे पड़ जाना है। हाँ, फिर वो कहते हैं कि इसका रिजल्ट आने पे हम देखेंगे कि इसका क्या बना और किस तरह से। तो वो जो है ना, फिर एक अजीब सी, वो बड़ी जालिम दुनिया में लेक्चर्स बार बार आपको उस दुनिया से दूर रहने की ताकीद और तलकीन करता रहूँगा। अगर आपको अभी तक नहीं समझ आया वो कितनी दुनिया है तो बड़ी हैरत की बात है। तो मज़े की बात है कि वहाँ पे ट्रेंड बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चल रहे होता है। वही बात है कि समटाइम की वो तो पोलिंग में रिजल्ट्स ऐसे अजीब से आते हैं कि एक ऐसे टीचर पे पोलिंग के इतने ज़्यादा वोट होते हैं जिस टीचर ने अभी पढ़ाने के बारे में सोच रहा होता है, जिसको कॉलेज वालों ने अभी लॉन्च करना है, लॉन्च करने से पहले ही एक माहौल बना देते हैं, ये टीचर कैसा पढ़ाता है, वो जनाब आगे 200 टिक आ जाएंगे बड़ा ज़बरदस्त। और मैं सोच रहा हूँ तो हमारे को हज़ारों बच्चे कहाँ हैं, वो किधर गायब हो गए। तो एक दिन मुझे यकीन हो गया कि फ़ेसबुक पे सब कुछ फेक होता है। बिज़नेस लॉ की आखिरी अटैम्प्ट थी जो कंबाइंड बिज़नेस लॉ था, 3000 बच्चों को पढ़ा रहा था। 2000 बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, 1000 बच्चे फिजिकल पढ़ रहे थे। 6 बैचेस पढ़ा रहा था अभी लोग। उस वक्त बहुत बड़े बड़े क्लासरूम्स का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं था। तो
3000 बच्चों को पढ़ा रहा था उस वक्त। चूंकि उस पेपर का बड़ा गंदा रिजल्ट था तो IKEAP ने स्पेसिफिकली एक तो रिवीजन क्लास कराई और एक सेशन कराया कि आपने बताना है कि बच्चों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वहाँ पे भी बड़ा कम्प्रीहेंसिव सेशन हुआ। मेरा रीसेंट अटेम्प्ट में मेरिट सर्टिफिकेट भी स्टूडेंट का आया था। फेसबुक पे एक जगह कहीं लिखा हुआ था हु इज़ बेस्ट टीचर फॉर बी लॉ। मैंने कहा मतलब 8-9 हज़ार बच्चे अपीयर हो रहे हैं, 3000 1/3 मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे बड़े खुश हैं, पिछले सेशंस के रिजल्ट बड़े तूफ़ानी हैं, मेरिट सर्टिफिकेट आए हुए हैं। को 28 कमेंट तक ढूंढता रहा कि शायद मेरा नाम भी कहीं नज़र आए। अच्छा, फिर जिनके नाम नज़र आ रहे थे जब उनके बारे में तहकीक की तो वो जिन साहब का नाम 9 दफ़ा आया था उनकी क्लास में 7 बच्चे बैठे पढ़ रहे थे। मैंने कहा मैं 3000 बच्चों वाला बंदा जो है वो नाम में हो ही नहीं गई। फिर मैंने जो सजेस्ट कर रहे थे ना उनके आईडीज़ पे क्लिक करना शुरू किया तो पता लगा कोई 2 दिन पहले बना है, कोई 5 दिन पहले बना है, कुछ तरह से। अब बच्चों ने तो ये थोड़ी देखना होता है कि क्या चल रहा है, उनको तो देखना होता है माहौल क्या बना हुआ है। तो उस दिन मुझे कामिल यकीन हो गया कि ये फेसबुक की दुनिया अगर ऐसे है ना तो बस फिर ऐसे तो नहीं चलता। एक ही दिन एक ही तरह की पोलिंग के कुछ और रिजल्ट होते हैं, शाम के वक्त कुछ और रिजल्ट। अच्छा, खुदा ना खास्ता किसी रिजल्ट में अगर किसी ने गलती से हमारा नाम या लिख दिया या पोल ऑप्शन में ऐड कर दिया और लोगों ने उसे वोट देने शुरू कर दिए तो शाम में वो पोल डिलीट हो चुका होता है। पता नहीं मतलब इतनी सज़ा हमें देते हैं कि हम पैसे नहीं देते, पैसे दें तो शायद जो है ना वो ज़रा हमारे साथ भी अच्छा करें, लेकिन हमने इंशाल्लाह पैसे नहीं देने। कोई बात नहीं, हम जो है ना यूं ही तकलीफ़ उन्हें देते रहेंगे, यूं ही तकलीफ़ सहते रहेंगे। अल्लाह का शुक्र है। अब वही बात है कि हम लोग तो, मैं फेसबुक पे एक हफ़्ते में शायद 10 मिनट के लिए जाता हूँ। मैं जाके ना वहाँ इश्तिहार फेंक के और जल्दी से भाग आता हूँ। को पीछे जो ना लोग आवाज़ें देते रह जाते हैं इस तरह से करके, फिर बोलता हूँ अगर किसी ने मेरी पर्सनल पोस्ट के नीचे को कमेंट किए उधर जवाब देते हैं। मैं ग्रुप के अंदर तो जा ही नहीं पाता क्योंकि मैं अपनी मेल से निकल पाऊँ तो वहाँ पे पहुँचूँ। तो इसी तरह से सर अली इमरान वो बस अपनी वो पॉडकास्ट वाली खबरें वहाँ पे डालने के लिए जाते हैं कि आज मैंने इस वो बंदे के साथ कर लिया, टीचर के साथ, इस तरह से करके। कभी कभार जो है वो उनके कोई टीम मेंबर उनकी कोई वीडियो शेयर कर रहे होते हैं तो वो भी बड़े कम जाते हैं सोशल मीडिया पे। जवाद साहब के पास तो एंड्रॉयड वाला फ़ोन ही नहीं है, तो फेसबुक तो बहुत आगे की कहानी है। अब ये 3 टीचर मिला के 4 से 5 हज़ार बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और सोशल मीडिया पे है ही नहीं। तो एक बात समझ आ गई कि सोशल मीडिया की प्रेजेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लोगों को सर्व करें। मुझे अगर कोई बच्चा ईमेल करके कहेगा मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं ये नहीं पूछूंगा तुम कौन से कॉलेज से हो, तुम कौन से ग्रुप से आए हो। और बस एक बात है, ईमेल में अंदर से उसको रिप्लाई कर देंगे, उसकी फिर स्नैप लेके फेसबुक पे नहीं डालेंगे कि देखो बच्चे ने सवाल पूछा था हमने उसे जवाब दे दिया। तो उधर की दुनिया और है, वो दिखावा वगैरह चल रहा होता है। आपको थोड़े से अरसे में समझ आ जाएगा। जब समझ आ जाए उस दुनिया से अपने आप को महफूज कर लेना है। ये तो CA के ग्रुप्स की दुनिया ना, वैसे भी ऐसी दुनिया है। 3 महीने से जिस दोस्त के साथ आप बातें कर रहे हैं वो दोस्त निकलता ही नहीं। वो कोई 75 साल का बाबा होता है जो टाइम गुजारने के लिए एक फेक अकाउंट बना के और आपके साथ बातें कर रहा होता है, और भाई तुम्हारा CA कैसा चल रहा है, यार मैं तो उस टीचर से पढ़ रहा हूँ। अब जनाब आप 3 महीने तक उसे CA की बातें कर रहे हैं, पता लगा वो एक रिटायर्ड बाबा था जो एक ओल्ड एज होम में बैठ के टाइम गुजारने के लिए जो है ना वो बना हुआ था। फ़र्ज़ करें राशिद नाम रखे उसने कहा ये ज़रा देसी नाम है तो इसके साथ। तो इतनी फेक दुनिया है। मतलब ये सबसे साफ एग्जांपल हो सकती थी जो मैंने दी है। तो इन सारे मसलों के हल निकल आएंगे अगर ये सारी अप्रोच हमारी हो। अगर आप 2 घंटे दे रहे हैं तो ये पड़ोसी न्यूमेरिकल पड़ोसी भी हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देंगे। एंड के करीब आते हैं, आप लोगों को काफ़ी बोर कर लिया। ये वाली बड़ी मज़े की स्लाइड होती है, इसमें शुक्रिया लिखा हुआ होता है। इसका मतलब होता है कि क्लास ख़त्म हो गई है। और अगेन कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सवाल अदर देन क्लास हो, ऑडिट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो तो इस ईमेल पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आसान है, नॉर्मली ईमेल के करैक्टर्स याद रखना मुश्किल होता है। आतिफ आब्दी नाम है, FCA एक बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहते हैं, @gmail.com। और नीचे सर उसामा का ये नंबर है, ये हमारा टीम का कंबाइंड नंबर है जो मतलब उनके पास होता है मेनली, लेकिन इसके ऊपर आप मेरे से भी रिलेटेड सवाल है पूछ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट रिस्पॉन्स देता हूँ, बहुत फास्ट नहीं हूँ लेकिन काफ़ी फास्ट हूँ। मैं व्हाट्सएप की दुनिया इतना फास्ट नहीं हूँ। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इस वक्त मेल्स आ रही हैं तो मैं मेल्स तक शाम रात में ही पहुँचूँगा। उस वक्त तक एक बच्चा जो है वो तब तक जो है वो को 15 क्वेश्चन मार्क लगा चुका होगा कि भाई मैं टीचर को मेल किया है तो वो क्लास में खड़े होकर मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा। तो खैर ये फ़ायदा आपको हो जाएगा सर उसामा के केस में कि ये मेरी निस्बत काफ़ी तेज़ी से रिस्पॉन्स करते हैं। तो इससे मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा कि एक यंग बंदा भी टीम में ऐड हो गया, और आपको फ़ायदा होगा कि आपको डेली एक बुज़ुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, आपको एक दरमियाना फाइनलिस्ट भी आपके साथ वो होगा कि हाँ ठीक है ये जो है ना ये अब कुछ करीब की गेम है। कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी?
आपका सवाल आने से पहले एक सवाल जो मैं चाहता हूँ आप पूछें, क्या FR2 पढ़े बगैर ऑडिट का पेपर दिया जा सकता है? क्या देना चाहिए? सबसे पहले अगर आप मजबूर नहीं हैं तो ऐसा मत करें। कोशिश करें कि आप FR2 के साथ ऑडिट पढ़ें या FR2 के बाद ऑडिट पढ़ें। एक कैफ 5 है, एक कैफ 8 है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कैफ 8 कैफ 5 से पहले क्यों उठा रहे हैं। एक ही मजबूरी है, वो मजबूरी है कि R1 का पेपर दिया है और सर कंफ्यूज हैं, पता नहीं R1 का क्या बनेगा। तो आपके पास और बड़ा माल है, बीलो सीलो इस वक्त बड़े हॉट पेपर हैं। आप बीलो पढ़ा हुआ है तो सीलो लाजमी उठाएं, आप अपना वो क्लियर करें। MFA ऐसा है कि चलो शुरू में बेस बनना शुरू होती है, खुदा ना खास्ता रह जाए CM में तो आप वापस CMA की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ऑडिट जो है ना वो ऐसे ना करें उसके साथ। अगर हो सके तो R2 के साथ पढ़ें या R2 के बाद पढ़ें। अगर आपका कम्बिनेशन इंतहाई मजबूर हो गया है तो ये जब से ICAP ने ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म की है ना ग्रुप A और B की, और R1 R2 पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तब से एक बहुत बड़ी दुनिया इस तरह से आ रही है। तो अब हम करना ये शुरू हो गए हैं कि हम अपने ऑडिट के लेक्चर्स के बीच में समटाइम किसी एक्सटर्नल टीचर, समटाइम खुद, जब भी एक ऐसा टॉपिक आता है जिसमें अकाउंटिंग है तो हम पहले अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड को आपको रिवाइज कराते हैं, और जो नहीं पढ़ा हुआ होता उनसे फिर समटाइम हम अपने कुछ और कोर टीचर्स वगैरह से, जैसे ज़ुबैर सलीम साहब हैं वो जो ACCA में जिनके बच्चे हमेशा पूरी दुनिया में टॉप कर रहे होते हैं, वो हमारे साथ टीम में है। हम उनके लेक्चर्स उठा के उस टॉपिक के टू द पॉइंट रिफाइंड फॉर्म में, फ़र्ज़ करें आधा पौने घंटे का लेक्चर आपको शेयर किया, आपने वो लेक्चर से उसकी अकाउंटिंग बेसिक मोटी मोटी समझ ली, और फिर हम ऑडिट में हमने उसको ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लिया। R1 कम से कम आपने पढ़ी हुई हो। अगर आप R1 भी नहीं पढ़ के बैठे हुए तो फिर गलत है। R1 के साथ ऑडिट उठा रहे हैं तो गलत है, R1 के बाद ऑडिट उठा रहे हैं तो अभी भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मजबूर हैं तो ठीक है, फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दुआ करें अगर R1 क्लियर हो तो R2 ज़रूर उठाएं, क्योंकि R2 ऑडिट में काफ़ी हेल्प करती है। पेपर में हम कह सकते हैं कि 20-22 नंबर की आपको हेल्प मिल जाती है अकाउंटिंग के एरिया से। तो इसलिए अगर मजबूरी में उठाया हुआ है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये आइडियल बात नहीं है। आइडियल बात ये है कि आप ऑडिट बाद में या साथ में करें। R2 से पहले पढ़ना को बहुत अच्छा आउटकम नहीं है। तो अगर कोई शदीद मजबूरी है तो ऐसा करें, वरना हो सके तो नेचुरल फ्लो को फॉलो करें तो अच्छा है। ये जुमला कहने के बाद 10 बच्चे शायद छोड़ के चले जाएं, लेकिन हमें वो मसला नहीं है, गलत मशवरा नहीं देना। बट अगर आप मजबूर हैं और कुछ नहीं हो सकता तो होगा ये कि जब वो वाले एरियाज़ आएंगे तो मैं क्लास में पूछूंगा कि हाँ भाई कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने R2 नहीं पढ़ा हुआ। मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि पॉपुलेशन का कितना हिस्सा ऐसा है, तो फिर मैं अपने लेक्चर्स को उस तरह से प्लान करूँगा कि R2 या अकाउंटिंग की मिक्सिंग बीच में आए। वैसे तो जब अकाउंटिंग बीच में आती है और मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ तो उस दिन मतलब मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी होती है। आप लोग जब जवाब देते हैं तो समझ आ जाता है कि आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, आपको सवाल करने आते हैं। तो हो सकता है कि फिर यहाँ ऑडिट में आप अकाउंटिंग का भी असली वाला वर्जन पढ़ लें। जो टीचर क्लास में पढ़ाता था वो पहले 2 लेक्चर आप स्किप कर देते थे, फिर तीसरे दिन टीचर सवाल कराना शुरू करता था, आप कहते थे अब मज़ा आया, क्योंकि पेपर में तो सवाल आने हैं। तो यहाँ पे ये एक सवाल है जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मजबूर हैं तो ठीक है ऐसा कर लें, नहीं मजबूर तो कोशिश करें अगर बच सकते हैं इस चीज़ से तो बच जाएँ। कोई सवाल आपकी तरफ से? कोई सवाल? ये हम एक स्क्रीन ओपन कर लें ताकि मैं थोड़ा सा रोशन हो जाऊँ। जी, सवाल ही कोई नहीं, पुश हो गए सब। किसने मशवरा दिया था यहाँ आने का? भाई फेसबुक पे तो हम हैं ही नहीं, तो फिर क्या हुआ है? वो गलत फहमी में तो नहीं आ गए? क्या सोच के आए हैं कि अगर सर के साथ इससे पीछे बीलो में चले हैं और सर ने उसको आसान बना दिया, जबकि लोग डराते थे। और सीलो जिसके बारे में लोग कहते थे बड़ा जालिम सा पेपर आता है, रुल जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मैंने आपको बताया था 1-2 पेपर ज़रा टेढ़े होते, 1-2 सवाल, और उनकी वजह से पूरा पेपर ख़राब नहीं करना होता। तो अगर ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई इस तरह से पढ़ा था और चीज़ आसान करके आ गई, तो इंशाल्लाह ताला वो आपको यहाँ मज़ा आएगा। ये तो बहुत छोटे पेपर हैं, CA फाइनल के पेपर्स तक में भी जो है ना वो ये होता है कि उन पेपर्स का बड़ा खौफ होता है, लेकिन हमारी एक कॉन्सेप्ट है, हमारी एक अप्रोच होती है मेड ईजी। मेरी किताबों के नाम होते हैं ऑडिटिंग मेड ईजी फलाना। तो अप्रोच ये है कि आपको आसान करके बताना है, डरा के हम ऑडिट नहीं पढ़ेंगे। ऑडिट मैच्योर पेपर है, सिर्फ पहले दिन आपको बताना था। जिस दिन ड्राफ्टिंग नहीं कर रहे होंगे उस दिन ज़रूर इमोशनल स्पीच करूँगा, जिस दिन टेस्ट से भागेंगे ज़रूर इमोशनल स्पीच करूँगा, लेकिन पढ़ाते हुए आपसे ही नहीं कहूँगा कि नहीं ये बड़ा भारी पेपर है, तुम तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो इंशाल्लाह बड़े रिलैक्स तरीके से पढ़ेंगे, समझ के कर रहे होंगे, और इंशाल्लाह पेपर आराम से पास भी होता चला जाएगा। कोई सवाल नहीं? पक्का? ठीक है।
तो कल से हम पढ़ाई का बाकायदा आगाज़ करेंगे। किताब जो है वो शायद इस वीक के एंड पे आ जाए, क्योंकि जो होने वाली बारिशों ने जो है ना उनको, पब्लिशर फ़ौरन से बारिश सुनते साथ ही कहता है कि बस अब तो समझें 8-10 दिन तो चीज़ें डिले हो जाएंगी। तो ना भी आए तो कोई बात नहीं है, पहले वीक आपके पास एक हैंड आउट होगा, हम ऑनलाइन वालों के लिए सॉफ्ट में हैंड आउट वो कर देंगे। किताब की एक दिन बाद, तकरीबन एक आध दिन बाद, कल रात तक किताब की सारी सॉफ्ट कॉपी हमारी गूगल ड्राइव पे होगी। हमारी गूगल ड्राइव से मुराद है कि आप जिस व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं उस ग्रुप की ग्रुप डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक है कि यहाँ किताब, वहाँ पे 2 लिंक मिलेंगे आपको, लेक्चर्स, और लेक्चर का मतलब ये है कि जब भी यहाँ कोई टेस्ट होगा वो वहाँ शेयर हो जाएगा, जब भी यहाँ सोल्यूशन आपसे शेयर करना होगा हम वहाँ डाल देंगे। तो आप किसी भी टाइम पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ 2 गूगल ड्राइव नज़र आएंगी, आप उनको फेवरेट करके अपने पास सेव कर सकते हैं। तो एक के अंदर आप लोगों को किताब सॉफ्ट में मिल जाएगी सारी की सारी, और दूसरे के अंदर आपको जो हमारी क्लास से रिलेटेड एक्टिविटीज़, और अचानक से स्मॉग का मामला आ गया, गवर्नमेंट ने कहा खबरदार सैटरडे को क्लास नहीं करनी। अब सैटरडे की क्लास हमें किसी तरह से ऑनलाइन अवेलेबल करनी पड़ी, रिकॉर्डेड में अवेलेबल करनी पड़ी, कुछ भी, तो फिर हम उस वाली गूगल ड्राइव के अंदर ये सारा डाटा डाल रहे हैं। डन। तो ऑनलाइन वालों के लिए भी ऐसे कि आपके पास सॉफ्ट में एक्सेस होगी और जब किताब आ जाएगी तो आप लोगों के घर डिलीवर हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि आपने अपना एड्रेस सही बताया है। अगर एड्रेस आपका गलत है तो एक दफ़ा फ्रंट ऑफिस वालों से रब्ता करके उन्हें कह दें कि मैंने अपना एड्रेस ठीक करवाना है, मेरा एड्रेस गलत दिया हुआ है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, कल से भरपूर पढ़ना शुरू करते हैं, और ऑडिट फिर अगर उठाना है तो फिर उसको लाजमी अटेम्प्ट करना है इंशाल्लाह। मिलते हैं।